हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी की क्लास में करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए, पॉलिटी की अभी तक 1 to 5 क्लासेस हो चुकी है। अभी ये 6th क्लास है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हो। कई बच्चे ने कहा था कि ये पॉलिटी क्लास 2 दिन से नहीं आ पा रही है, तो मैंने सोचा कि आज मैं क्लास टाइम निकाल के जरूर लूँ। तो लास्ट क्लासेस में हमने प्रेम्बल के बारे में किया था और अभी करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, ये 6-7 पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखना है और आपको एकदम डिटेल्स में मैं फिर इन सबको बताती हूँ। क्या पॉइंट है ये जो 7 पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है, तब माइंड में आपको पॉइंट्स रखना है ताकि आप उनके डिटेल्स को अच्छे से लिख पाओ समझ के। क्या है? लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सेक्युलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन। अब इन सबको हम डिटेल्स में अभी समझेंगे। तो चलिए, फर्स्ट नंबर में मैंने बोला जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशंस है वो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या हुआ? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो क्लासिफाइड है 2 टाइप्स में। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशंस है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशंस है। तो देखिए, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। तो देखिए, एक तो ये रीजंस है, इसके पीछे 4 फैक्टर्स है जो कि इनका इतना बड़ा साइज होने का रीजन है। देखिए, ज्योग्राफिकल फैक्टर पहला। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब ये हुआ कि इंडिया में इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है जो इसका एक रीजन बनता है लेंथिएस्ट होने का। हिस्टोरिकल फैक्टर इसका ये बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 थी उनमें से बहुत ही चीज ली गई जो कि बहुत ही ज्यादा बल्कि बना देता है इसको। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स कि फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑब्वियसली अगर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता तो थोड़ा छोटा बनने का बात भी बनता था, और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है तो मतलब लंबा होगा ही। 4th फैक्टर इसका डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, ये सारी इनके रीजन है जो इतनी बड़ी हुई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमारे कंट्री में कोई भी लॉज बनते हैं, कोई भी डिसीजन होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो होता है, मतलब जुडिशियरी का जो होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, जो द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम्स इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है, एंड बिलो इट देयर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल, एंड द हाई कोर्ट्स देयर इज अ हायरार्की ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द लोअर कोर्ट्स। तो जो फाइनल डिसीजन हमारी आएगी वो जुडिशरी की आएगी, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेक्युलर स्टेट। आपको पता है कि इंडिया में जो है किसी एक धर्म को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। हर सब इक्वालिटी है सारे रिलीजन्स में हमारे, मतलब धर्म निरपेक्ष स्टेट है। नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस adopt universal adult franchise, means every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discriminations of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on. मीन्स ये हुआ कि कोई भी सिटीजन जो 18 ईयर्स तक हो गए हैं, 18 ईयर्स से कम नहीं है, उन सबको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशंस का, मतलब कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो, रिलीजन, सेक्स, वेल्थ के बेसिस पे, लिटरेसी, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनको राइट टू वोट है। अब देखिए, जो ये वोटिंग का एज था ये पहले 21 ईयर्स था, एंड द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स इन 1989 बाय द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। जो वोटिंग की एज थी पहले 21 ईयर्स था और बाद में इसको रिड्यूस किया गया 18 ईयर्स तक। कब किया गया? तो 1989 में, मतलब 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके।
ठीक है, तो इतना आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रही हूँ। और फिर भी आपको कोई अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में लिख के बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिजिडिटी मीन्स क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होगा। तो a rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment। जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको किसी भी अमेंडमेंट के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर्स एज द ऑर्डिनरी लॉज आर मेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होंगे उनको उसी तरीके से अमेंड किया जा सकता है जिस तरीके से ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं। तो जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस है इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, जो आर्टिकल 368 है इसमें 2 टाइप्स के अमेंडमेंट्स प्रोवाइड किए गए। कुछ ऐसे अमेंडमेंट है जो कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट का 2/3 मेजॉरिटी से इस हाउस में जो भी प्रेजेंट है उससे पास हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे है जो कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रैटिफिकेशंस ऑफ द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स ऐसे पास हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है और नीदर रिजिड और नॉट फ्लेक्सिबल है, बल्कि दोनों का ही क्या है, सिंथेसिस है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर पॉइंट में क्या है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तब तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने अपनाया ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जबकि अमेरिका में आप देखोगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इनका क्या मतलब हुआ, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द 2 ऑर्गन्स। जो एग्जीक्यूटिव होंगे और लेजिस्लेटिव होंगे इनके बीच में पावर्स का सेपरेशन होता है। तो जो अब क्या क्या फीचर्स होंगे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है उनके क्या क्या फीचर्स है, तो यहाँ पे होगा प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, और जो रूल होगी वो मेजॉरिटी पार्टी की होगी। और जो एग्जीक्यूटिव है, थर्ड फीचर्स क्या है इसकी, जो एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के प्रति। और जो ये मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट फीचर्स इसका क्या है कि जो लीडरशिप होगी वो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर की और जो स्टेट में होगी वो चीफ मिनिस्टर्स की। और ये इसकी नेक्स्ट फीचर्स क्या हो सकती है कि जो लोअर हाउस है उसको डिसॉल्यूट किया जा सकता है, मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, लोअर हाउस मीन्स लोकसभा को डिसॉल्यूट किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो ये थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की फीचर्स, जो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रही हूँ। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में लिख के बता सकते हो, मैं कमेंट भी देखती हूँ, सबका कमेंट देखती हूँ, और जो भी आपकी कंफ्यूजन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन। तो देखिए जो इंडिया में है वो इमरजेंसी की प्रोविजंस है, मतलब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द इलैबोरेट इमरजेंसी प्रोविजंस। अब 3 टाइप्स के इमरजेंसी है, कौन कौन से, तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है ये कब लगता है, जब कोई एक्सटर्नल एग्रेशंस या आपको लगता है कि कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम आने वाली है कंट्री पे, तो नेशनल इमरजेंसी लग जाती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड ऑफ द वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशंस
और दी आर्म रिवेलियंस आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। अब दूसरा था फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब ऐसा लगता है कि जो कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो ठीक नहीं है, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ द थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। अब है स्टेट प्रेसिडेंट रूल, जैसे कि स्टेट इमरजेंसी, जो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 365 लगता है, 356 लगता है। अब क्या है कि जब ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग कंट्री नहीं चल रहा होता है, ठीक है, तो उस टाइम में स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन दी स्टेट। तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी मीन्स प्रेसिडेंट्स रूल लगा दी जाती है। तो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। अब आपको इसके आर्टिकल्स याद रखने हैं। नेशनल इमरजेंसी का क्या बताया मैंने, 352। स्टेट इमरजेंसी का क्या बताया मैंने, मतलब प्रेसिडेंट रूल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का तो 360। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी मैंने बताया है कि किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।